वही तो। हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल मिश्रा और मैं आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री का एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इससे पहले कि जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको मैं और वीडियोस बना के क्लियर करूंगा। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं, बिल्कुल नया नया स्विच करते हैं और उनको बहुत सी चीज़ों का हिंदी और इंग्लिश ये करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो ये वीडियो उनके लिए भी है, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूँगा, एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, है ना। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। इसके पहले हम लोगों ने पेरियोडिसिटी मैंने अपने कोचिंग में ख़त्म कर दिया है, पर कोई बात नहीं, मैं पेरियोडिसिटी से लेकर के सारे यूनिट का एक इंडिविजुअल वीडियो बनाकर हर दिन डाल दिया करूँगा। तो मैं हूं कुणाल मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिएटर्स एकेडमी। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। पहले करने नहीं बोल रहा, ठीक है, भीख नहीं मांग रहा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कहाँ होता है बच्चों? ये होता है पेरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। पेरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हमें सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स होते हैं? अगर आपको नहीं पता कितने ग्रुप्स होते हैं तो मैं बता देता हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए दिखाता हूँ। ये रहा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, ध्यान देना इस पर। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने ग्रुप में, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो ये रहा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये 2 ग्रुप्स में होता है। पेरियोडिक टेबल में इसके 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। 2 ग्रुप्स। पहला ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। और दूसरा ग्रुप नंबर 2, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 1 वालों को क्या कहा जाता है बताओ, अगर आपको पता है तो चलो चैट में डालो, आपको पता है तो। ग्रुप नंबर 1 वाले को कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स। चलो बोलो मेरे साथ, क्या बोला जाता है? अल्कली मेटल्स। क्यों बोला जाता है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। और ग्रुप नंबर 2 वालों को क्या बोला जाता है बच्चा लोग? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ याद करते चलेंगे कि ग्रुप नंबर 1 वालों को अल्कली मेटल्स कहा जाता है एंड ग्रुप नंबर 2 वालों को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखो अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि बिकॉज मैं लिख रहा हूँ, साथ ही साथ आप भी अपने नोट्स बनाते चलेंगे साथ ही साथ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ये अल्कली मेटल्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे आर बेसिक मीडियम का, तो बेसिक मीडियम इन नेचर, ओके। बिकॉज दे आर बेसिक मीडियम इन नेचर। अब थोड़े हिंदी वाले बच्चों से भी बात कर लूँ। बेसिक को हिंदी में क्षार बोलते हैं। आपको पता होगा अम्ल और क्षार, आपने क्लास 9, 10 मतलब जब से केमिस्ट्री आपकी शुरू हुई है ना, तब से आपने ये एसिडिटी, बेसिसिटी, ये सब यानी अम्लीय, क्षारीय, ये सारे गुण आपने पढ़े होंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को आपने पढ़ा होगा। मतलब सारे बेसिक मीडियम के होते हैं, इसलिए इन्हें अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अब इन्हें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? 2 रीज़न है, मैं बता रहा हूँ, 2 रीज़न है। 2 रीज़न क्या है समझो इस चीज़ को। रीज़न क्या है? पहला, ये कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के तो होते ही हैं, ठीक है ना। एसिडिक नेचर के तो होते ही हैं, साथ में फाउंड इन अर्थ क्रस्ट,
ये कहाँ पाए जाते हैं? साथ में अर्थ क्रस्ट में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा होगा? अपने 9-10 में ही पढ़ा होगा। अर्थ क्रस्ट बोले तो खनिज संपदा, जैसे कि खनिज हो गया या फिर अयस्क हो गया, है ना, वही अर्थ क्रस्ट में ये पाए जाते हैं। अब देखो अल्कली मेटल्स में देखो यहाँ पे एक सिर्फ क्या बेसिक मीडियम का नहीं होता, सिर्फ एक बेसिक मीडियम का नहीं होता, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ तक ठीक है? आपको यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, हमने जान लिया कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 यानी 2 ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स में होते हैं। यहाँ तक तो ठीक था। अब चलो, अब यहाँ से हम लोग जान लेते हैं क्या कि ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम लोग एक ट्रिक से याद करेंगे। चलो बोलो एक साथ मेरे साथ, क्या बोलोगे? हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। यहाँ तक तो ठीक है। अब सेकंड नंबर वाला का देख लो। सेकंड नंबर वाले का है, याद करो मेरे साथ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो यहाँ तक लिख लो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्लियर है? अब देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक देता हूँ। ट्रिक क्या है? एटॉमिक नंबर का इनका, है ना। अगर तुमने ये ट्रिक याद कर लिया तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। चलो करके देखते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1 होता है ना। तो एक चीज़ फिंगर टिप में याद कर लो। फिंगर टिप में क्या याद कर लो मैं बता रहा हूँ। देखो 2 8 8 18 18, उसके बाद 32 32, 2 8 8 18 18 32 32। ये अगर तुमने याद कर लिया तो इसका एटॉमिक नंबर तुम आसानी से और आराम से क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तुम्हें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस निकाल लो। एक ट्रिक है, चलो इसको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ क्या करो, लिखो 2 8 8 18 18 32 और 32। ठीक है ना? 2 8 8 18 18 32 32 मैंने लिख दिया। अब देखो बड़ा आसानी से इसका ना एटॉमिक नंबर हम निकाल लेंगे। ठीक है? बस तुम्हें याद क्या रखना है? हाइड्रोजन का याद कर लो, बात खत्म। चलो करते हैं। हाइड्रोजन के लिए देखो हमारे पास हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो चलो 1 में से 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 3। ऐड करो, 3 + 8 कितना होगा? 11 8 कितना होगा? बताओ कितना होगा? 19 होगा ना। 19 और 18 कितना होगा? 37 एंड 18 कितना हो जाएगा? 55 एंड 55 एंड 32 कितना हो जाएगा? बताओ जी। देखो ये आ गया सारे का एटॉमिक नंबर, है ना जादुई, है ना मज़ेदार। ठीक है ना? अब क्या होता है, कभी कभी किसी एग्जाम्स में आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया रहता, न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जहाँ एटॉमिक नंबर का काम तो होता ही है, खासकर मोल्स निकालने में, है ना। तो एटॉमिक नंबर अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? बिल्कुल निकाल सकते हो। इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं हम ग्रुप नंबर 2 में। तो इसके लिए करना क्या होगा? सो देखो बस एक चीज़ तुमको ऐड करना है। यहाँ पे क्या ऐड करना है? एक नोबेल गैस को ऐड करना पड़ेगा इस सुपर ट्रिक के लिए। तो देखो ऐड कर देते हैं, यहाँ डाल देते हैं हीलियम। ठीक है ना? डाल दिया हमने हीलियम। अब देखो अब यहाँ पर वही डाल दो। ठीक है ना? चलो डालो। 2 8 8 18 32 और 32, 2 8 8 18 18 32 एंड 32। ओके चलो कर लेते हैं। अब देखो क्या होगा यहाँ पे। चलो हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तुम ही लोग बताओ, खुद ही बताओ। चलो अपने खुद बताओ, हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? बताओ भैया, बताओ चचा, बताओ यार। हीलियम का होता है 2 होता है। तो चलो 2 और 2 कितना? 4 4 और 8 कितना? 12 और 8 कितना? 20 एंड 18 कितना? 38
8, 38 एंड 18 कितना 56, 56 एंड 32 कितना लो हो गया ना 88। देखो चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, सीख गया ना इसको निकालना। तो गाइस हम लोगों ने देखा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अल्कलाइन और अल्कली मेटल्स का एटॉमिक नंबर। अब एक सवाल है बच्चों, सवाल ये है कि ये जो हाइड्रोजन है हम लोगों ने पेरियोडिसिटी यूनिट 3 में पढ़ा था कि लिमिटेशन ऑफ एमपीटी यानी मॉडर्न पेरियोडिक टेबल का, कि हाइड्रोजन के प्लेसमेंट में दिक्कत है, मतलब हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस किया जाए एमपीटी में बताया नहीं जा रहा था, पर फिर भी हम लोगों ने हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में रखा। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, क्यों एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को प्लेस किया गया, बताओ आप लोग। चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में प्लेस इसलिए किया गया क्योंकि आप जानते हो कि हाइड्रोजन का लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है, कहाँ फिल किया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कहाँ एस ऑर्बिटल में। कहाँ होता है एस ऑर्बिटल में, ठीक है ना। लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग एस ऑर्बिटल में भरते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसे एस ब्लॉक में डाला गया है। और एक रीज़न है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो आप ना कंपेयर करो, ठीक है। चलो कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल, एक तरफ हम सोडियम को लेते हैं और दूसरी ओर हम हाइड्रोजन को लेते हैं, ठीक है। अब चलो हम हाइड्रोजन और सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे। सोडियम का हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है Na2O, ठीक है। और अगर हम हाइड्रोजन का भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनाता है H2O बनाता है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब देखो रेशियो सेम है, ठीक है। और एक दिखाता हूँ, आप फिर इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवा दो, ठीक है ना, Cl2 से करवाओ, तो ये क्या बनाएगा सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। वैसे अगर हम हाइड्रोजन का भी रिएक्शन किसके साथ करवा दें, क्लोरीन से करवा दें, तो ये क्या बनाएगा HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा, HCl बनाएगा। अब देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर इसका रिएक्शन एक और, चलो बता रहा हूँ मैं, इसका एक और रिएक्शन मैं करवा दूँ सल्फर के साथ सोडियम का। अगर मैं इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दूँ तो देखो ये क्या बनाएगा Na2S बनाएगा। और मैं हाइड्रोजन का भी रिएक्शन अगर मैं सल्फर से करा दूँ तो ये क्या बनाएगा H2S बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, ठीक है। तो देखो एक तरह से क्या है, ये सारे मतलब सोडियम के साथ हाइड्रोजन का आप देख रहे हो प्रॉपर्टी सेम हो जा रहा है ना। तो इसके लिए भी हम लोग इसको क्या करते हैं एस ब्लॉक में रखते हैं। ये सवाल पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है बच्चा लोग। अब इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, इसको देखना अच्छे से। चलो अब हम लोग जानेंगे अल्कली मेटल्स के बारे में। पहले हम लोग अल्कली मेटल्स लिख लेते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स क्या क्या था, मैंने आपको कल ही बताया था। चलो एक बार फिर से याद कर लेते हैं क्या था। कौन फरियाद मांग रहा था, कौन फरियाद मांग रही थी, मांग रहा था गलती से निकल गया बच्चों। कौन फरियाद मांग रही थी, तो हलीना मांग रही थी ना, तो हलीना के रब से फरियाद, है ना। ग्रुप 1 वाले अल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, तो ये होता है, मैं लिख दे रहा हूँ बगल में NS1। वैसे आपने ये पेरियोडिसिटी चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ दूसरी तरफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। देखो मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। और एटॉमिक नंबर निकालने हमने अभी कुछ देर पहले ही सीखा था, ठीक है। तो अभी क्या है, अब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिखते हैं। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, लिख लो इसको भी। चलो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
अर्थ मेटल्स, इनका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2। वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, क्या होता है NS2, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अल्कली मेटल का क्या होता है बच्चा लोग, NS2। और ये क्या थे आपको याद ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्या था बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप क्या राजी। ये हो गया सारा का सारा एलिमेंट्स हमारा अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब चलो हम लोग इसके एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर लें, मतलब एटॉमिक रेडियाई। तो पेरियोडिसिटी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि हम जिस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं हमारा क्या बढ़ जाता है, पीरियड नंबर। ठीक है ना, तो जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ते हैं, ठीक है ना, मतलब उस एटम के नंबर ऑफ शेल्स, ऑर्बिट्स या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब जो बोलो तीनों एक ही चीज़ है, तीनों में क्या होगा, इंक्रीज, तीनों में इंक्रीज होगा। ठीक है ना, तो चलो देख लेते हैं। ये था 1 नंबर, पीरियड नंबर 1 में आता था, ये पीरियड नंबर 2 में, ये पीरियड नंबर 3 में, ये पीरियड नंबर 4 में, ये पीरियड नंबर 5 में, ये पीरियड नंबर 6 में और ये पीरियड नंबर 7 में, है ना, ये पीरियड नंबर 7 में आता था। तो जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक रेडियस, जो आप बोलना चाहें, एटॉमिक रेडियस। तो जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ रहा है, एटम का साइज क्या हो रहा है, एटम का रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है बच्चों। ये हमेशा याद रखना, एटम का रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एटम का रेडियस इंक्रीज करेगा, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एटम का रेडियस इंक्रीज करेगा, ये हमेशा याद रखना। एटॉमिक रेडियाई या रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा एटम का रेडियस, एटम का रेडियस बढ़ता है बच्चा लोग, ये हमेशा याद रखना। यही चीज़ इसके साथ भी होता है, ये भी ऊपर से नीचे आने पर इनका एटम का साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो एटम का रेडियस बच्चों क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। आप बात समझ रहे हो। अब अगर इंक्रीज करेगा मतलब किस लिए कर रहा है, सबसे पहले जानो कर किस लिए रहा है, क्योंकि क्या बढ़ जा रहे हैं, शेल नंबर क्या बढ़ रहे हैं, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, शेल नंबर इंक्रीजेस, सेल नंबर इंक्रीजेस, सेल का नंबर बढ़ रहा है। अब अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है तो इसके कारण क्या होता है आपको पता होगा। अगर सेल का नंबर बढ़ रहा है तो इसके कारण क्या होता होगा आपको पता है, क्या होता है सेल नंबर बढ़ने से, सेल नंबर के बढ़ने से आपने पेरियोडिसिटी यानी कि यूनिट 3 में आपने पढ़ा होगा कि पेरियोडिसिटी में कि सेल नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर जाएगा। याद रखना, सारे इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब बच्चों ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, पूछना भी मत, और अगर पूछ भी रहे हो तो चलो मैं बता देता हूँ। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास कोई एटम है और एटम में अगर शेल बढ़ रहे हैं, शेल का मतलब ऑर्बिट नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बोलो, तो अगर वो बढ़ रहा है तो होता यूँ है कि मान लो कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, इसके बाद अगर थर्ड ऑर्बिट रहा। ठीक है, आप समझ रहे हो। अगर इस तरह से ऑर्बिट बढ़ रहे हैं तो उनके बीच में यानी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यहाँ रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये जो रिपल्सन शो कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन शो किया जा रहा है, इसी रिपल्सन को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं।
याद रखना, यही जो रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन के कारण क्या होगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो इसी रिपल्सन के कारण साइज बढ़ रहा है। अब बात समझ रहे हो? चलो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने अभी बात किया था अल्कली मेटल्स के बारे में, उनके एटॉमिक रेडियाई को, हमने भी बात किया था अल्कली मेटल्स को लेकर के और उनके एटॉमिक रेडियाई के बारे में, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, अब क्या है, मेटल्स हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो इनका आइसोलेशन करना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं से तो करना होगा ना आइसोलेशन, ठीक है ना, निकालना तो होगा ना, ठीक है ना। जैसे कि हिंदी वाले बच्चे खनिज संपदा, समझ रहे हो, कहीं ना कहीं से तो निकालना होगा ना। तो देखो आज हम लोग बात करेंगे उसका अकरेंस का, किसका, अल्कली मेटल्स के अकरेंस का बात करेंगे, ठीक है। तो अकरेंस में क्या है कि नेवर फाउंड इन फ्री नेचर, क्लियर, नेवर फाउंड इन फ्री नेचर बट ऑलवेज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। मतलब ये कहीं भी किसी भी जगह कैसे नहीं होते हैं, फ्री नेचर में नहीं होते। मतलब अगर तुम बात करो अल्कली मेटल्स का तो लिथियम तुमको अकेला कहीं नहीं मिलेगा, या फिर सोडियम तुमको अकेला कहीं नहीं मिलेगा, ये किसी ना किसी के साथ कंबाइन स्टेट में होते हैं। बात समझ रहे हो, मतलब किसी ना किसी एलिमेंट के साथ ये कंबाइन स्टेट में किसी कंपाउंड के रूप में होते हैं, और फिर हम लोग इनको मतलब हमारे लिथियम सोडियम एक्सेट्रा जो भी हैं इनको क्या करते हैं, इनको आइसोलेट करके, ठीक है ना, प्योरीफिकेशन करके हम लोग इसके प्योर फॉर्म को लेके आते हैं, प्योर फॉर्म को हम लोग इसके प्योर फॉर्म को लेकर के आते हैं, ठीक है ना, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। अब चलो ध्यान देते हैं, अब चूंकि ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि रॉक सॉल्ट सभी जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड, तो देखो सोडियम यहाँ क्लोरीन के साथ कंबाइंड स्टेट में। तो अब हम लोग आइसोलेशन करते कहाँ से हैं, तो देखो क्या है, ओर्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ओर्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ओर्स, ओर। अब भैया ओर क्या होता है, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए ये अयस्क है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ओर्स है। तुम लोग पढ़े होगे क्लास 10th में, आइसोलेशन करके कोई चैप्टर है उसमें तुम लोगों ने ओर्स के बारे में पढ़ा होगा। मतलब जहाँ से हम लोग मेटल्स को क्या करते हैं, प्योरीफाई करके बाहर निकाल लेते हैं। अब ये जो ओर होता है ना बच्चा लोग, ये ओर इसको इसलिए बोला जाता है मिनरल्स एंड ओर्स। तुम सुने होगे कि मिनरल होता है फिर ओर होता है, हिंदी वाले बच्चे खनिज सुने होगे फिर अयस्क सुने होगे। तो मिनरल एंड ओर्स के बीच में अंतर क्या है, तो सिंपल सा बात है, मिनरल्स जहाँ वो एलिमेंट पाया जाता है, ओर्स जहाँ से निकाला जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग आइसोलेशन करके यानी कि परिष्कृत करके निकाल लेते हैं। बात समझ रहे हो? अब बात को यहाँ समझो, हम लोग ओर्स और मिनरल्स में ये जो डिफरेंस छोटा सा आया, ये क्यों आया, क्योंकि देखो ओर्स से एलिमेंट्स को, ठीक है ना, या मेटल्स को, ओर्स से मेटल को निकालना सस्ता होता है। एक्चुअली बात यहाँ ये है कि मिनरल्स जो है उसमें मेटल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो मिनरल्स से हमको उसको निकालने में खर्च ज़्यादा पड़ेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि हमको निकाल के तो घर में अचार बनाना तो है नहीं, हमें तो इसे बेचना है, ठीक है ना। तो जो सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना, जहाँ से हमको निकालने में वो सस्ता पड़ेगा और हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, तो वो जो जगह होगा जहाँ से हम मेटल को निकाल रहे हैं, वो जो चीज़ होगा उसी को हम लोग ओर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोग अल्कली मेटल्स के ओर्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो स्पॉडमीन, पेटालाइट, ठीक है, स्पॉडमीन और पेटालाइट ये दोनों किसके ओर्स हैं, ये दोनों लिथियम के ओर्स हैं। मतलब लिथियम को हम लोग इन्हीं दोनों ओर्स से क्या निकाल लेते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। और ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो स्पॉडमीन और पेटालाइट लिथियम के ओर्स हैं, ये ध्यान में रखना। एल्युमिनियम का कौन होता है, बॉक्साइट होता है, ये तुम लोगों को पता होगा, ठीक है ना। तो देखो स्पॉडमीन और पेटालाइट लिथियम का ओर है। कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट और क्रायोलाइट, ठीक है ना। ये तीनों, ये जितना भी दिख रहा है 1 2 3 4, ये चारों सोडियम के ओर्स हैं, ठीक है ना। ये हमेशा दिमाग में रखना, ये चारों सोडियम के ओर्स हैं। अब देखो नीट के एग्जाम में बहुत बार इस ग्लाउबर सॉल्ट के बारे में पूछा गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल होता है, ठीक है ना। ग्लाउबर सॉल्ट के बारे में पूछा गया कि ये क्या होता है, तो आपको ये मतलब इसका केमिकल इक्वेशन और इसका अगर कोई एक अलग नाम है, वो दोनों आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों ही आपको याद करना होगा, याद रखना होगा, दिमाग में जहन में 10 बार लिख लो, ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस लिख करके याद करना है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना होगा आपको कि कौन कौन सा लिथियम का ओर है, कौन कौन सा सोडियम का ओर है, ठीक है। और देखो एक्चुअली बोरेक्स भी है, ध्यान दो, देखो बोरेक्स में भी सोडियम है तो बोरेक्स भी है, ठीक है ना। तो बोरेक्स
क्रायोलाइट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और कॉमन या रॉक सॉल्ट, ये सारे किसके ओर से हैं? सोडियम के ओर से हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ सिल्वीन में। ठीक है ना, सिल्वीन यानी कि KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये पोटेशियम का ओर है, याद रखना ये पोटेशियम का ओर है। और फिर ये देखो ये कार्नालाइट, ये देखो बड़ा मजेदार सी चीज है कार्नालाइट। ये कार्नालाइट पोटेशियम का तो है ही ओर, और किसका है? मैग्नीशियम का भी ओर है। ठीक है ना, ये पोटेशियम का ओर तो है ही कार्नालाइट, मैग्नीशियम का भी ओर है। इसको इससे दोनों हम लोग निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हो। उसके अलावा फिर कौन आता है? फेल्डस्पार। ठीक है ना, फेल्डस्पार, इससे भी हम एक, ये भी किसका ओर है? पोटेशियम का। ये भी किसका ओर है? पोटेशियम का। ये चीज़ें याद रहेंगी आपको। ठीक है, आगे हम और अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी ओर के बारे में जानते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 होता है, ये हमें पता है। उसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है? ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। हम लोग उसको अर्थ क्रस्ट से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट से अगर बाहर निकालते हैं तो मिनरल्स के फॉर्म में निकालते हैं, फिर हम लोग उसको ओर्स में कन्वर्ट करते हैं। और फिर ये है हमारे कुछ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कुछ ओर्स, जिनको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट वे में, बिल्कुल डायरेक्ट आपको सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि आप बताओ फॉस्फोराइट क्या होता है। बस आपको वहाँ पर उसके केमिकल इक्वेशन को टिक मार के आ जाना, आपका नंबर आपके पॉकेट में। तो बस इसको याद करना होगा। आप 6 से 7 बार अगर याद करो ना तो 100%, 100 से 100% ये आपको याद हो जाएगा। तो चलो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम सॉल्ट, कार्नालाइट, ये देख रहा है आपको 1 2 3 4, ये चारों किसके हैं? मैग्नीशियम की ओर से। याद रखना किसके ओर से? मैग्नीशियम के। देखो यहाँ भी मैंने कार्नालाइट का यूज़ किया है ना, ये देखो ये वाला इसको मैंने अभी यूज़ किया, कार्नालाइट है ना। ये पोटेशियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये दोनों का ही ओर्स कहलाता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दोनों का ओर है, ठीक है ना, पोटेशियम और मैग्नीशियम। एक बार फिर से बोल देता हूँ, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सम सॉल्ट और कार्नालाइट। एप्सम सॉल्ट को एप्सोमाइट भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका केमिकल इक्वेशन है, फॉर्मूला है। आप एटलीस्ट केमिकल फार्मूला बोल सकते हैं, ये केमिकल फार्मूला है, ये आप याद कर लेना, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद लाइमस्टोन, मार्बल चौक, और मार्बल है, चौक है, कैल्साइट है, ये CaCO3, ठीक है ना, यानी कि हिंदी वाले बच्चे चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। ये कैल्शियम का और है, ये कैल्शियम का और है, ठीक है ना। एनहाइड्राइट, उसके अलावा तुम्हारा जिप्सम, फ्लोरस्पार, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, फॉस्फोराइट, ये सारे कैल्शियम के ओर्स हैं, ठीक है। ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना, मैं हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चों, हम लोगों ने अभी एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा, तो देखो अगर एटॉमिक रेडियस पढ़ेगा तो बहुत सारे ऐसे जनरल ट्रेंड्स हैं पेरियोडिसिटी में जो घट जाएंगे, हमेशा याद रखना, घटेंगे, ज़रूर घटेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़े, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अगर आपने यूनिट 3 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस चिड़िया का नाम है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस चिड़िया का नाम है ये आपको पता होगा, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है क्या, वो मिनिमम एनर्जी होता है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवा देते हैं, कहाँ, इनफाइनाइट में, उसके ऑर्बिटल से। बात समझ रहे हो, मतलब क्या है, ध्यान दो। ये रहा एटम, ठीक है, ये रहे इसके चारों तरफ इसका ऑर्बिट बोलो, इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दिख रहा होगा। अब हमने यहाँ से क्या किया, एक मिनिमम फोटोन एनर्जी इस एटम को खिलाया और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर दिया इनफाइनाइट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। 1 सेंटीमीटर का भी जो डिस्टेंस होगा ना, 1 सेंटीमीटर का, वो भी उसके लिए इनफाइनाइट ही होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। बात समझ लो क्यों, क्योंकि मान के चलो एक छोटा सा चींटी है, अब आपका इतना बड़ा रूम होगा, अब उस चींटी को एक कोने में डाल दो तो उसके लिए आपका रूम क्या है, इनफाइनाइट है, हमेशा याद रखना। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए 1 सेंटीमीटर का भी अगर डिस्टेंस ये अपने ऑर्बिट से निकल जाता है बाहर, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम एनर्जी हमने खिलाया ना, ठीक है ना, तो यही मिनिमम एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवा दे, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन का
इजेक्शन नहीं होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना जरूरी है, वही मिनिमम एनर्जी क्या कहलाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो जैसे जैसे एटम का रेडियस बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता चला जाता है, और एटम जितना छोटा होता है उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ज़्यादा होगा। मतलब समझ रहे हो, छोटे एटम के लिए बात समझना, छोटे एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या नहीं करना चाहते, डोनेट नहीं करना चाहते, इजेक्ट नहीं करना चाहते, अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं जोर से। क्यों? क्योंकि उनमें क्या बढ़ा हुआ होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, ENC। अब बोलोगे सर ENC क्या है, तो ये न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार, अट्रैक्शन, वही इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है। मतलब कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो छोटे एटम का अपने इलेक्ट्रॉन के प्रति, मतलब उसके न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के प्रति कुछ ज़्यादा ही स्नेह होता है, बात समझ रहे हो, कुछ ज़्यादा ही प्यार होता है, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहता। तो अगर हम उससे अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवा दें, ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवाना चाहें, ठीक है ना, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहेगा। तो इसके केस में हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी एनर्जी ज़्यादा देनी होती है। अब एक सवाल है, तुम लोग अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ोगे तो उसके डेफिनेशन में लिखा रहता है आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा उसमें अगर हम किसी में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा वो हम एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में ही क्यों डालेंगे, वो ये स्टेटमेंट क्यों होता है, सीधी सी बात है, अगर हम किसी सॉलिड में डालते हैं तो वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा जाता है कि अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को सॉलिड स्टेट में डाल दें तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर लिक्विड स्टेट में डाल दें तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। बात समझ रहे हो, तो हम क्यों ना एटम को आइसोलेट करके उसको गैसियस एटम में ही करें, वो जाएगा कहाँ, तो गैस में ही रहेगा ना, उसके अलावा और कौन से स्टेट में जाएगा। तो ठीक है, इसलिए हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अभी तो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे हमारा एटम का साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये हमेशा याद रखना बच्चा लोग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस के ठीक इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। और क्या क्या होगा, देखो लिखते चले जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, जैसे जैसे एटम का रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगा, ये याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मैं समझा देता हूँ तुरंत, 1 सेकंड लगेगा मुझे बताने में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, टेंडेंसी, ठीक है ना, क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब समझो हिंदी में, मतलब कोई एक एलिमेंट का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत, क्षमता, पावर, वही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब मान के चलो कि जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है, तो ये एक दूसरे से बॉन्ड बनाए होते हैं। तो ये जो HCl को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, देखो यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, ये दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, ध्यान देना। अब होता क्या है कि क्लोरीन जो है, अब यहाँ पर इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया। अब होता क्या है कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो ये जो टेंडेंसी ये दिखा रहा है ना, क्या, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, वो नहीं खींच पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। उसके अलावा क्या और होता है, चलो बताते चले जाओ। उसके बाद होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी घटता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी घट जाता है। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो शायद कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, 30 मिनट का ड्यूरेशन काफ़ी होता है। मैं कोशिश करूँगा छोटे से छोटी वीडियो लाने की। अगले क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, एक काम करो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, अब अगले क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स को पढ़ेंगे, अल्कलाइन मेटल्स को पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और हो सकेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कवर अप करने का कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।